आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो रातों रात सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। हाँ, कोई मोटिवेटिंग स्पीच नहीं है कि बस सोचो और दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल, बल्कि ये उन छोटे छोटे मतलब लगभग अदृश्य कदमों की बात करती है जो हम रोज उठाते हैं। हाँ। और बताती है कि असली ताकत उन्हीं में छिपी है। और ये किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। यहाँ एटॉमिक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका मतलब सिर्फ बहुत छोटा नहीं है ना? नहीं, इसका मतलब एक पूरी ऊर्जा प्रणाली का सबसे छोटा हिस्सा भी है। ये वो आदतें हैं जो अकेले में तो मतलब धूल के कण जैसी लगती हैं, मामूली से। हाँ, मामूली सी, लेकिन जब ये लगातार दोहराई जाती हैं तो समय के साथ मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर सकती हैं जो किसी की भी जिंदगी का नक्शा बदल दे। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की समरी देना नहीं है। हाँ। हम जेम्स क्लियर के दिए गए फ्रेमवर्क को परत दर परत खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आदतें हमारे दिमाग में बनती कैसे हैं, बिगड़ती कैसे हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्हें अपनी मर्जी से बदलने के लिए वो कौन से ठोस व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस विचार पर आते हैं जो इस पूरी किताब की नींव है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बहुत ही पावरफुल लाइनें है ना? ज्यादातर लोग तो लक्ष्यों पर ही ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। और यहीं पर वो लक्ष्य आधारित सोच और पहचान आधारित सोच का फर्क आता है। लक्ष्य एक नतीजा है जो हम पाना चाहते हैं। पहचान ये है कि हम खुद को अंदर से क्या मानते हैं। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझाएं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से पूछो तो वो कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें एक संघर्ष है। हाँ, ये एक लक्ष्य आधारित जवाब लगता है। बिल्कुल। अब दूसरे से पूछो तो वो कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। ये एक पहचान है, ये एक मजबूत बयान है। मतलब वो इंसान अब खुद को उस नजर से देखता ही नहीं। जब हमारा व्यवहार हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो बदलाव अपने आप होने लगता है। वाह, ये पहचान वाला आइडिया तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब जब कोई कहता है मैं एक स्वस्थ इंसान हूं तो उसके लिए सुबह उठकर दौड़ना बोझ नहीं है। नहीं, वो अपनी पहचान को सच साबित करने का एक तरीका बन जाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो ये कि हमारी हर छोटी आदत हमारी पहचान बनाने की दिशा में एक वोट की तरह है। आपने सही पकड़ा। जब आप कसरत करने का फैसला करते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए वोट डाल रहे हैं। और जब जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं तब भी जब आप कोई किताब का सिर्फ एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो आप एक सीखने वाले व्यक्ति होने के लिए वोट करते हैं। 1-2 वोट से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन जब सैकड़ों हजारों वोट एक ही दिशा में पड़ते हैं तो पहचान ठोस हो जाती है। एग्जैक्टली। हम आखिरकार वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। और यहीं पर वो आइडिया आता है जो सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, खासकर आज की दुनिया में जहां 10x ग्रोथ की बातें होती हैं। ये आइडिया है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। हाँ, ये सुनने में मामूली लगता है पर इसके पीछे का जो गणित है ना, वो दिमाग हिला देता है। अच्छा, अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो 1 साल के अंत में आप जहां थे उससे 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 37 गुना? दैट्स ह्यूज। हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही डरावना है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खराब होते जाते हैं तो 1 साल में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना, तो शुरुआती कुछ हफ्तों तक कोई बड़ा नतीजा तो दिखता नहीं है और वहीं आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का उदाहरण सबसे अच्छा है। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो शुरुआत में ब्याज बहुत कम होता है। हाँ, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन समय के साथ आपका पैसा और उस पर मिला ब्याज दोनों मिलकर और ज्यादा ब्याज कमाते हैं और ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। आदतों के साथ भी यही होता है। क्लियर इसे निराशा की घाटी यानी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। निराशा की घाटी? ये वो दौर है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जो लोग इस पठार को पार कर जाते हैं वही असाधारण नतीजों तक पहुंचते हैं। मतलब ये कि हमें उस अदृश्य प्रगति पर भरोसा करना होगा जो सतह के नीचे हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे वो बांस का पेड़। बिल्कुल, जो जमीन में जड़ें फैलाने में 5 साल लगा देता है और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट बढ़ जाता है। वाह!
और इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए जेम्स क्लियर ने आदतों के बनने का एक 4 चरणीय फॉर्मूला दिया है। हाँ, ये 4 चरण है। पहला है क्यू, मतलब संकेत। दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी क्रिया। और चौथा रिवॉर्ड मतलब इनाम। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं जो हम सब अनुभव करते हैं। आप काम कर रहे हैं और अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। ये हुआ क्यू, संकेत। हाँ, इसके तुरंत बाद आपके मन में एक क्रेविंग यानी बेचैनी भरी इच्छा पैदा होती है कि किसका मैसेज है, क्या खबर है, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। हाँ, वो फोमो वाली फीलिंग। बिल्कुल। इस इच्छा के जवाब में आप रिस्पॉन्स यानी क्रिया करते हैं, फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं और आखिर में आपको रिवॉर्ड यानी इनाम मिलता है, वो थोड़ी सी जानकारी या मनोरंजन, जिससे आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। और ये चक्र पूरा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। ओके, तो ये 4 चरण हैं: संकेत, इच्छा, क्रिया और इनाम। ये फोन वाले उदाहरण पर तो बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन क्या ये वाकई हर आदत पर लागू होता है? मतलब सुबह उठकर ब्रश करने जैसी बोरिंग आदत में इच्छा या क्रेविंग कहाँ से आती है? मुझे तो कोई क्रेविंग महसूस नहीं होती। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ क्रेविंग का मतलब हमेशा एक मजबूत बेचैन करने वाली इच्छा नहीं होता। ब्रश करने के मामले में क्रेविंग उस ताजगी और साफ सुथरे एहसास की होती है जो ब्रश करने के बाद मिलता है। अच्छा, तो क्रेविंग ब्रश करने की नहीं, बल्कि उस साफ मुंह वाले एहसास की है। एग्जैक्टली। इनाम वही ताजगी है। इसी तरह हर आदत के पीछे किसी न किसी जरूरत को पूरा करने की इच्छा छिपी होती है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें कोई आदत बदलनी है तो हमें इसी चक्र के किसी न किसी हिस्से में बदलाव करना होगा। और यहीं से जेम्स क्लियर हमें वो 4 सुनहरे नियम देते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी अच्छी आदतों के लिए संकेतों को अपने आसपास बिल्कुल साफ और देखने लायक बनाओ। हमारा दिमाग आलसी है, वो उसी चीज पर ध्यान देता है जो सामने दिखती है। जैसे अगर रोज सुबह उठकर पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के बगल में रख दो। हाँ, या अगर ज्यादा किताबें पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखो, अलमारी में नहीं। जो चीज दिखेगी वो याद रहेगी। ठीक है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, आदतें तब टिकती हैं जब हमारा दिमाग उन्हें किसी मजेदार चीज से जोड़ता है। इसके लिए एक तकनीक है जिसे वो टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब आप एक ऐसी आदत जो आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसी आदत के साथ जोड़ दें जो आपको करनी चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर होंगी। बिल्कुल। या फिर आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप सुबह की सैर पर होंगे। इस तरह आपका दिमाग कसरत करने को एक मजेदार अनुभव से जोड़ने लगता है और धीरे धीरे उसे कसरत करने का भी इंतजार होने लगता है। हाँ। तीसरा नियम, और शायद मेरे लिए सबसे जरूरी, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। यहीं पर 2 मिनट का नियम काम आता है। नियम यह है कि किसी भी नई आदत को ऐसे रूप में शुरू करें जिसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। 2 मिनट से कम? हाँ, अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो लक्ष्य 1 घंटा पढ़ना नहीं बल्कि सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना होना चाहिए। अगर रोज जिम जाना है तो लक्ष्य 1 घंटा वर्कआउट नहीं बल्कि सिर्फ जिम के कपड़े पहनना होना चाहिए। ये तो सुनने में मजाक जैसा लगता है। सिर्फ कपड़े पहनने से क्या होगा? ज्यादातर समय सबसे मुश्किल काम शुरू करना ही होता है। एक बार जब आप जिम के कपड़े पहन लेते हैं तो आपका दिमाग कहता है अब जब कपड़े पहन ही लिए हैं तो चलो 5 मिनट वार्म अप ही कर लेते हैं। अच्छा। फिर 5 मिनट बाद लगता है चलो 1 सेट और लगा लेते हैं। 2 मिनट का नियम उस शुरुआती प्रतिरोध को खत्म कर देता है। लक्ष्य दौड़ना नहीं है, लक्ष्य बस जूते पहनना है। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे तुरंत इनाम मिलता है। अच्छी आदतों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका इनाम भविष्य में बहुत दूर मिलता है। सही बात है। अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान, पैसा, ये सब बाद में मिलता है। तो हमें वर्तमान में तत्काल संतुष्टि का कोई तरीका खोजना होगा और इसका सबसे आसान तरीका हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना है। एक कैलेंडर लें और हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस दिन पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। वो एक्स लगाने की छोटी सी क्रिया दिमाग को एक तुरंत इनाम देती है, उसे प्रगति दिखती है। बिल्कुल। और दिमाग को अपनी जीत का सिलसिला देखना बहुत पसंद है, वो सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहता। तो मेरा ध्यान उन बुरी आदतों पर जाता है
जो पहले से ही बहुत स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक है, जैसे जंक फूड खाना या फोन पर घंटों स्क्रॉल करना। हाँ, तो क्या इन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें इसी फ्रेमवर्क को रिवर्स इंजीनियर करना होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें इन्हीं 4 नियमों को बस उलटना होगा। पहला नियम बन जाता है, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। मतलब अपनी बुरी आदतों के संकेतों को माहौल से ही गायब कर दो। हाँ, अगर जंक फूड खाने की आदत है तो उसे घर पे रखें ही नहीं, दिखेगा नहीं तो इच्छा भी कम होगी। और दूसरा नियम होगा, इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत के सारे नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि धूम्रपान फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। जब आप उसके बुरे पहलुओं को बार बार याद करते हैं तो उसे करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा है, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत और आपके बीच में जितनी हो सके उतनी रुकावटें खड़ी कर दें। अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं तो सोने से पहले टीवी का प्लग निकाल दें और रिमोट को दूसरे कमरे में रख दें। वो छोटी सी बाधा भी कई बार काफी होती है। हाँ, आपका आलसी दिमाग कहेगा छोड़ो, सोई जाते हैं। और आखिरी उल्टा नियम है, इसे असंतुष्टजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप कोई बुरी आदत करते हैं तो उसका कोई तत्काल नकारात्मक परिणाम होना चाहिए। जैसे अपने किसी दोस्त के साथ शर्त लगाएं, जब भी आप बेवजह खर्च करें तो आपको उन्हें 100 रुपए देने होंगे। अच्छा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हाँ, ये छोटी सी सजा उस आदत को कम आकर्षक बना देगी। इन सभी नियमों में एक बात बार बार सामने आ रही है और वो है हमारे आसपास के माहौल की भूमिका। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर को हीरो मानते हैं। हाँ, और जेम्स क्लियर इस पर बहुत जोर देते हैं। उनका एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि इच्छा शक्ति अविश्वसनीय होती है जबकि पर्यावरण विश्वसनीय होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम हर प्रलोभन को हरा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि इच्छा शक्ति एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सुबह तो वो फुल चार्ज रहती है पर शाम तक डिस्चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे माहौल में जहां फ्रिज में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और केक भरा हो, वहां दुनिया का सबसे अनुशासित इंसान भी आखिरकार हार सकता है। बिल्कुल। तो ये कमजोर इच्छा शक्ति की निशानी नहीं है, ये खराब माहौल का नतीजा है। इसलिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार तरीका है अपने आसपास के माहौल को स्मार्ट बनाना। एक ऐसा माहौल डिजाइन करें जहां अच्छी आदतें डिफॉल्ट विकल्प हों और बुरी आदतें मुश्किल। और ये हमें एक और अहम बात पर लाता है, निरंतरता प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सब उस एक दिन का इंतजार करते हैं जब हमें काम करने का बहुत मन करेगा, जब अंदर से मोटिवेशन की आग लगेगी। लेकिन प्रेरणा तो मौसम की तरह है ना, बहुत चंचल, आती जाती रहती है। सही बात है। जो लोग सफल होते हैं वे हर दिन प्रेरित महसूस नहीं करते। वे बस अपने सिस्टम का पालन करते हैं, अपनी आदतों को दोहराते हैं, चाहे उनका मन हो या न हो। मतलब एक पेशेवर लेखक रोज लिखता है, चाहे उसे प्रेरणा मिले या न मिले। जबकि एक शौकिया लेखक प्रेरणा का इंतजार करता है। सफलता रोज रोज की जाने वाली उबाऊ, बिना किसी ड्रामे वाली छोटी छोटी क्रियाओं का ही नतीजा है। अनुशासन और निरंतरता ही आखिर में जीतती है, प्रेरणा नहीं। तो एटॉमिक हैबिट्स का जो मुख्य संदेश है उसे अगर हम एक लाइन में कहें तो ये है कि लक्ष्य पूर्णता हासिल करना नहीं, बल्कि कभी भी मैदान न छोड़ना है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर दिन 1 घंटा कसरत करें। जरूरी यह है कि हफ्ते में एक भी दिन मिस ना हो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा आगे। बिल्कुल। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी हमारे कभी कभार लिए गए बड़े बड़े फैसलों का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों का जोड़ है। अगर आदतें सही दिशा में हैं तो जिंदगी अपने आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सही मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। आदतें बदलें और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो जाते जाते हमारे श्रोता के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर आज सिर्फ एक एटॉमिक हैबिट चुननी हो जिसे बनाने से किसी की पहचान पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ सकता है, तो वो कौन सी आदत होगी और क्यों?